मेहता का उल्टा चश्मा है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम पैसे खिलाते हैं तब कोई पैसा खाता है। कोई भ्रष्टाचार तभी करता है जब हम उसे भ्रष्टाचारी बनाते हैं। कोयला देखा है आपने, जब गर्म होता है तब कैसा लगता है? गरम। वाह, बहुत अच्छे। लेकिन गर्म होता है तब उसका रंग कैसा होता है? लाल घूम। वेरी गुड। जब कोयला गर्म होता है तब उसका रंग लाल होता है। और जब आप परेशान होते हो ना तो आपके चेहरे का रंग काला पड़ जाता है जेठालाल जी। मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, कहाँ रहते हैं आप? घर में। घर में? बहुत अच्छे। घर कहाँ है? बीविंग में। और ये बीविंग किस जगह की है? गोकुलधाम सोसाइटी में। गोकुलधाम सोसाइटी कहाँ है? गोरेगांव। वेरी गुड। और गोरेगांव कहाँ बसा हुआ? मुंबई। और मुंबई किस जगह पे है? महाराष्ट्र। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और महाराष्ट्र कहाँ है? भारत देश। इसका मतलब कुल मिला के आप भारत के नागरिक हैं। आप अफ्रीका या इंग्लैंड के नागरिक नहीं है। नहीं, भारत का नागरिक हूँ भाई। वाह, क्या नागरिक है। आप जैसे नागरिकों पे तो गर्व होना चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ यू जेठालाल। ऐसे नागरिक जो भारत के नागरिक हैं और भारत पे भाषण देने के लिए अपने दोस्तों के पास घूम रहे हैं। क्या आज इनको नॉर्मल खाना खिला दिया? जेठालाल, विषय बदलने की कोशिश मत करो। ये देश के प्रति भावनाओं की बात है, ये देश के प्रति जज्बातों की बात है। बस भाषण देना है, एक औपचारिकता है, और वो भाषण भी किसी और से लिखवा लेंगे। आपकी अपने देशवासी होने के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई फर्ज नहीं है। अरे इसलिए तो पूरा टैक्स भरते हैं भाई। टैक्स भर दिया तो जिम्मेदारी पूरी हो गई। वोट भी करते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जेठालाल, और क्रोध भी आता है। 125 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। ये तो सोच लेते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने देश के लिए क्या किया। जिस तरह से मंत्री लोग अपने सचिवों से हर विषय पे भाषण लिखवा लेते हैं, वैसे लिखवा लेंगे भाषण और बोल देंगे। माफ करना जेठालाल, मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता। देश के प्रति अगर आपको बोलना है तो मैं नहीं लिखूंगा, आपको स्वयं लिखना पड़ेगा। बताइए कमल भाभी, कैसे आना हुआ सुबह सुबह? हाँ एक्चुअली मुझे मेहता साहब का थोड़ा काम था। हाँ, बोलिए बोलिए। दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप गोली को ज्ञान की गोली दो। हाँ, ज्ञान की गोली। बहुत प्यारा बच्चा है गोली, तो इसे ज्ञान की गोली। हाँ हाँ बेटा, बताओ गोली, तुम्हें बड़े होके क्या बनना है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर। देखिए कितने उच्च विचार है बालक के। प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। वेरी नाइस गोली, वेरी गुड बेटा। प्राइम मिनिस्टर। और वैसे एक बात बताऊं गोली, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो एक बहुत प्रसिद्ध जापानी कहावत है, उसे हमेशा याद रखो कि जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं वो तो मैं जरूर कर सकता हूं, और वो काम जो दूसरे लोग नहीं कर सकते उसे तो मैं अवश्य करूंगा। वेरी नाइस। अंकल, मैंने तो दूसरी कहावत सुनी है। क्या? जो काम दूसरे कर सकते वो हम क्यों करें, और जो काम दूसरे नहीं कर सकते उसको करने की बेकार मेहनत हम क्यों करें। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध नमः, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। जेठालाल। हाँ? अरे यहाँ नीचे। अरे निगाहें नीची करो, यहाँ खड़े हैं हम। अरे मेहता साहब, सुबह सुबह मेरी बालकनी के नीचे क्या कर रहे हैं आप? अरे भाई जेठालाल, तुम सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे, तो मुझे लगा कि भाई मेरा पौधा वहां है, उसे मैं तुम्हारे जल की धार के नीचे ले आऊं, तो उसे भी जल मिल जाएगा। एक पन दो काज। क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही प्राण है, जल ही शक्ति है। जल से ही भोजन है। आहा आहा, जल है तो चेहरे पे मुस्कान है। क्या बात है। जल से ही बाहर गुलशन है। बिल्कुल, क्योंकि बिना जल अकाल है। बिना जल जीवन बेहाल है। जल से ही जीवन का सुर है। जल से ही ताल है। जल से ही प्रकृति है। जल से ही गर्मी में ठंडी अनुभूति है। जल से ही खुशहाली है। जल से ही किसान की लाइफ मतवाली है। जल से ही जंगल है। जल से ही मंगल है। जल है वहाँ सदाशिव है। जल है वहाँ सदा जीव भी है। जल है तो प्रेम है। जल है तो सोडा है, और सोडा है तो सोडा पार्टी भी है। थैंक यू मेहता साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने। हाथ गाड़ी से रिक्शा को रोक लिया।
ये हाथकड़ी यहीं पड़ी थी, लेकिन हम में से किसी को सूझा नहीं। लेकिन मेहता साहब, आपने आते ही अपनी अक्ल का क्या प्रदर्शन किया है। सही बात है। कैसे कैसे सूझता कैसे आपको ये सब? जेठालाल, इस तरह से तारीफ करके कांटों में मत घसीटो भाई, शर्मिंदा कर रहे हो तुम तो। अरे दोस्त को तकलीफ में देख सकता हूँ क्या मैं? ये सब दोस्ती की वजह से सूझता है। तुम्हें तकलीफ में देखा तो सूझ गया। मेहता अंकल और पापा की दोस्ती आंसर। मेरा प्रश्न ये है कि बताइए, कविता कैसे लिखी जाती है? कागज और पेन से। कागज और पेन तो बाहर की चीज है, लेकिन भीतर क्या है? अंदर क्या है? हमारे भीतर क्या है वो बताइए। मेहता साहब, अंदर तो बहुत कुछ होता है। लीवर होता है, किडनी होती है, फेफड़े होते हैं, तरह तरह की हड्डियां होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन इन चीजों से कविता थोड़ी लिख सकते हैं। कविता तो हाथ से ही लिखेंगे ना। क्यों, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल हाथी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अंदर फेफड़ा, लिवर, किडनी सब होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक दिल भी होता है। दिल, और दिल में होती है भावनाएं, इमोशंस, फीलिंग्स। कविताएं लिखने के लिए उन भावनाओं की जरूरत होती है। बताइए, है कि नहीं? भावना और फीलिंग्स है कि नहीं? जी है, बहुत भरी पड़ी है दिल की भावनाएं। एग्जैक्टली, बहुत है ना भावनाएं। तो कविताएं लिखने के लिए हमें उन भावनाओं को जागृत करना होगा। तो दोस्तों, भावनाएं, फीलिंग्स, जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर एक कवि छिपा हुआ है, आपको उसे जगाने की आवश्यकता है। जब भावनाएं जग जाए तो उन भावनाओं को ऐसे उदाहरणों में आप प्रस्तुत करो, ऐसी उपमाएं दो कि सामने वाले को लगे कि ये तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और जब वो उपमाएं आप शब्दों में ढालेंगे तो वो कविता बन जाएगी और फिर प्रभाव छोड़ेगी। जैसे कि किसी की होठ खूबसूरत हो तो आप ये कहें कि फूलों की पंखुड़ी से खूबसूरत होठ, जुल्फें तो काली खटासी जुल्फें, चाल तो हिरनी जैसी चाल, या फिर किसी की चाल गजगामिनी, मदमस्त हाथी जैसे चलता है वैसी चाल, या थाली के अंदर जैसे मूंग गिरा करते हैं वैसी चाल, या फिर नदी की गहराई लिए हुए आंखें, या फिर समंदर की गहराई लिया हुआ हृदय, दिल, मन, या फिर बादलों के बीच में चमकता हुआ चमचमाता चांद सा चेहरा, अजंता की मूरत जैसे नाक नक्श, कोयल जैसी मीठी बोली, कस्तूरी जैसी पागल कर देने वाली खुशबू, मदमस्त अंदाज, हवा की तरह लहराता हुआ दुपट्टा, झरनों की कलकल जैसा स्वर, बलखाती इठलाती नदियां जैसी रवानी। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं अंजलि के लिए कविता लिख सकता हूं तो आप सब भी अपनी अपनी पत्नी के लिए कविता लिख सकते हैं। कविता लिखने के लिए कवि होना आवश्यक नहीं है। जब मैंने पहली बार अंजलि के लिए कविता लिखी थी तब मैं कवि नहीं था, जो समझ में आया लिख दिया। इसलिए आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि कोशिश कीजिए। कोशिश करने से पहले हार मत मानिए, कुछ भी लिखिए, जैसा समझ में आया लिखिए, अच्छा बुरा मत सोचिए, जो भी आपकी भावनाएं लिख डालिए। भाई, आप लोग मेरे दोस्त हैं और आप लोग दिलेर हैं, मेरे दोस्त वीर हैं, मेरे दोस्त भगोड़े नहीं है, मेरे दोस्त मुश्किलों का सामना करने जानते हैं, ऐसे निराश नहीं हो सकते मेरे दोस्त। इसलिए कोशिश करने से पहले हार मत मानिए, जैसा समझ में आए लिखिए। और यकीन मानिए, जब आप लिखेंगे और आपकी पत्नियां कहेंगी कि भाई हमारे पतियों ने तो कवि न होने के बावजूद कविता लिखी हमारे लिए, तो सोचिए उन्हें कितनी खुशी होगी और उनकी नजरों में आपका प्यार और सम्मान कितना बढ़ जाएगा। आप सब लोग भी भाई क्यों ये चर्चा कर रहे हैं, सरसों उगाओ, मूंगफली उगाओ, करेले उगाओ, क्यों उगाओ? इस बात पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए भाई। जेठालाल, तुम्हें गांव जाना ही क्यों है भाई? अरे तुम यहां रह के भी तो बहुत कुछ कर सकते हो ना। तुम चले गए मेरे यार तो जिंदगी तो बेरंग हो जाएगी ना। आज मेरी वजह से मेरे फायर ब्रिगेड की जान बची। सो तो है जेठालाल, और मुझे तो आज का ये वाकया एक जन्म नहीं कई जन्म तक याद रहेगा। चलो आज खुशियों की दावत मनाते हुए साथ में चलते हैं। मैं आपको ऑफिस छोड़ते हुए निकल जाऊंगा। फिर तो मजा आ जाएगा, दोस्तों के साथ तो दावत में चार चांद लग जाते हैं। मुझे आपसे मार्गदर्शन चाहिए। मेहता साहब, दरअसल मैं कंप्यूटर लेने की सोच रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। कंप्यूटर लेने की सोच रहे हो? अरे वेरी गुड आइडिया बेटे, वेरी गुड। भाई तुम तो शिक्षक हो, तुम तो जानते हो कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया एक कंप्यूटर में समाई हुई है और तुम्हारे लिए तो बच्चों को पढ़ाने बढ़ाने के लिए बहुत काम आने वाली चीज है।
मुझे तो आश्चर्य है कि तुमने अभी तक लिया क्यों नहीं। बिल्कुल मेहता साहब, वैसे तो सोच तो रहा हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, हमेशा हाथ तंग रहता है। ये बात तो है बेटा यार, हम मिडिल क्लास वालों की ये प्रॉब्लम तो है। महीने भर का बजट बनाए तो दाल शक्कर से तो ऊपर आते नहीं। अब कंप्यूटर जैसी चीजों के लिए पैसा कहाँ से निकाले। लेकिन देखो, ये अब कंप्यूटर जो है वो नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है। इसलिए इस महंगाई के चक्कर में आके अपना कंप्यूटर लेने का प्रोग्राम चेंज मत कर देना। हाँ, अरे नहीं, मैंने तो अभी पक्का सोच लिया है कि कंप्यूटर लेना ही है। वैसे एक बात कहूं दया भाभी, कोई हिमालय पे जाए और बर्फ में न खेले, ऐसा संभव है? या मान लीजिए कोई हरिद्वार जाए और गंगा में न नहाए, ऐसा पॉसिबल है? ठीक वैसे ही आपके घर कोई आए और चाय न पिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी चाय के चर्चे तो चारों ओर है। एक्चुअली आप गरबा क्वीन तो है ही, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप टी क्वीन भी है। क्या कर रहे हैं आप लोग ये? शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे। आपस में जो एक दूसरे से कटे हुए हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे आपस में बटे हुए हैं। मुझे आप में कोई ईमान नजर नहीं आता, और क्षमा कीजिए, मुझे आप में कोई इंसान नजर नहीं आता। मुझे पंजाब नजर आता है, गुजरात नजर आता है, महाराष्ट्र नजर आता है, पर हिंदुस्तान नजर नहीं आता। आप जय महाराष्ट्र के नारे लगाएंगे, जय गुजरात के नारे लगाएंगे, लेकिन मुझे वो दिन बताइए जब आप इस तिरंगे के नीचे खड़े होकर जय हिंदुस्तान के नारे लगाएंगे। आप कब कहेंगे मिलके के हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है? अरे इन बच्चों से कुछ सीखिए, ये जो प्रांत के नाम पे आपस में लड़ते नहीं हैं, ये जो सच्चाई का नाता रखते हैं, ये जो हमें सिखाते हैं कि हमारी जातियां और धर्म अलग अलग नहीं है। एक क्लास में एक टीचर आया, उसने हिंदुस्तान का नक्शा दिया बच्चों को और फाड़ दिया, और कहा कि जो बच्चा सबसे पहले इस नक्शे को मुझे जोड़ के देगा मैं उसे इनाम दूंगा। एक बच्चे ने 10 सेकंड में वो नक्शा जोड़ दिया। टीचर बहुत प्रसन्न हुआ कि आखिर तुमने ये किया कैसे? बच्चे ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हिंदुस्तान का नक्शा पलट दिया। उस नक्शे के पीछे एक आदमी बना हुआ था, मैं आदमी को जोड़ता चला गया, हिंदुस्तान अपने आप जुड़ता चला गया। जिस देश में आदमी को आदमी से जोड़ने की बात होनी चाहिए, आप उस देश में प्रांतवाद और जातिवाद के नाम पे तोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे जब दीपक ही नहीं होगा तो कैसे जलती हुई बाती रहेगी? जब देश ही नहीं बचेगा तो ना प्रांत रहेगा ना जाति रहेगी। मैं क्या कहूं आप लोगों से, बस एक शायर की बात मुझे याद आती है जो कहना चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। अब भी आप करेंगे ऐसी बातें? अब भी लगाएंगे ऐसे नारे? मेहता साहब, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल गलती मेरी है। मैं जिस भावना के साथ ये 26 जनवरी का फंक्शन मनाना चाहता था वो भावना मैं खुद ही भूल गया। जेठालाल, आई एम सॉरी। नहीं भिड़े भाई, तुम नहीं, मैं भी सॉरी। मेहता साहब बराबर बोले, हम लोग अलग अलग गुजरात महाराष्ट्र तो अच्छा नहीं है। मेहता साहब माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगिए जेठालाल, माफी आपस में एक दूसरे से मांगिए जिनका दिल आप लोगों ने तोड़ा है। ओ यारो, मैनू भी माफ कर दो, मेरे से भी गलती होगी। जेठालाल, आई एम सॉरी। अरे नहीं भाई, हम सबसे गलती हो गई। कंप्यूटर आजकल लोगों के मिलने जुलने का और बातचीत करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहां एक दूसरे से हम बातचीत कर सकते हैं। हम अपना फोटो लगाते हैं, अपना परिचय लिखते हैं और लोग समझते हैं कि हम वहां पे हैं। लेकिन आदमी किसी को देख नहीं पाता, इसलिए पता नहीं चलता कि जिसका फोटो लग रहा है उसी से वो बात कर रहा है या नहीं कर रहा। ऐसे में बहुत सारे लोग इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, फोटो किसी और का लगाते हैं और बातचीत वो करते हैं। और ठीक इस केस में वैसा ही हुआ। उस लड़के ने कविता का फोटो लगाया और कविता का फोटो लगा के लोगों से बातचीत कर रहा था, तो लोगों को यह महसूस हुआ कि ये खूबसूरत सी लड़की हमसे बात कर रही है। और उस बातचीत में उसने जाने कैसी इतनी बातें की जिससे कविता की बदनामी हुई। हद है, हद है। अरे किसी का दिल जीतना है तो अच्छे काम करो,
दिल में पहुंचने का रास्ता ये नहीं है। ये सब करोगे तो दिल में नहीं, जेल में पहुंचोगे जहां आज तुम हो। वाह, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। सॉरी। अब पछताए होवत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एनीवेज इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इस बदमाश को पकड़ के हम सब लोगों के सर से बहुत बड़ा टेंशन दूर कर दिया। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए आपको कि आपने रिपोर्ट लिखवाई, वरना कई लोग बदनामी के डर के कारण कंप्लेन भी नहीं करते।